सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो क्लास 11 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो आज ये इसका लेक्चर नंबर 3 है। तो इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स अपलोड कर दिए। वो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वो आप जाके जरूर देख लेना। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड या बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, कूलम्ब्स लॉ इन अ वेक्टर फॉर्म क्या होता है। इससे पहले हम कूलम्ब्स लॉ इन डायरेक्टली हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे। तो कूलम्ब्स लॉ में हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस थे तो उसके बीच में जो लगने वाली फोर्स थी वो कुछ इस तरीके से थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R का स्क्वायर। इस तरीके से हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था। सिमिलरली उसी तरीके से कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का मतलब ये है कि उसमें कुछ डायरेक्शन भी शो करनी होंगी हमको। तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी और किस तरीके से होगी, वही हम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं। सो देखो, हमने मान लिया कि हमारे पास 2 चार्जेस है। पहला वाला जो है Q1 चार्जेस है, ठीक है, प्लस Q1 चार्ज, एंड दूसरा वाला यहाँ जो चार्जेस है वो Q2 प्लस Q2 चार्ज है, ठीक है। इस तरीके के हमारे पास 2 चार्जेस है और इन दोनों को हमने सेपरेट कर दिया डिस्टेंस R से, ठीक है, यहां तक। अब देखो माय फ्रेंड्स, दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब इस Q1 चार्ज पे इस Q2 चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये इसको रिपेल कर रहा होगा और इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और इसको लिखा मैंने वेक्टर। सिमिलरली इसी तरीके से अब इस Q2 के ऊपर इस Q1 की वजह से कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा और उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, है ना। ये भी इसको रिपेल कर रहा होगा, दोनों पॉजिटिव चार्जेस है इसका मतलब। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। इसको कैसे पढ़ना है देखो जरा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लो। फोर्स ऑन 1 किसकी वजह से लग रहा है, ड्यू टू 2, एंड दूसरा जो है हमारा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसको भी इसी तरीके से याद रख सकते हो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ओके, यहां तक। अब माय फ्रेंड्स, यहां से देखो जरा ध्यान से, अगर मैं फोर्स इस पे कितना लग रहा है वो निकालने की कोशिश करूंगा, और यहां ऑल्सो इसका मैग्नीट्यूड होगा, या कई बार हम इसकी डायरेक्शन भी कंसीडर कर लेते। इस डायरेक्शन में लग रहा हो तो R12 एंड इस डायरेक्शन में लग रहा हो तो R21, ओके। अब यहां से देखो माय फ्रेंड्स, ध्यान से, फोर्स ऑन 1 2 निकालूंगा मैं पहले तो पहले वाले Q1 चार्ज पे लगने वाला फोर्स Q2 की वजह से, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, फोर्स ऑन 1 2 इक्वल टू कोई कांस्टेंट लगा दिया K, और पहला वाला चार्ज है Q1, दूसरा वाला चार्ज है Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। अब यहां से R12 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, यहां 12 है तो डायरेक्टली यहां भी 12 आएगा और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये किस डायरेक्शन में, ये तो वेक्टर हुआ ही नहीं है। वेक्टर की हमने अगर डेफिनेशन पढ़ी थी, तब अगर इसकी डायरेक्शन हमको बतानी है फोर्स की, तब हमको क्या करना पड़ेगा, यहां से यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो यहां मैंने लिखा R12 इसका यूनिट वेक्टर, ओके। अब यूनिट वेक्टर को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, हम सभी को पता है। R12 को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो वो किस तरीके से आ जाएगा, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R12, ओके। इस तरीके से इस यूनिट वेक्टर को सॉल्व करते हैं। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया 1। अब सिमिलरली अगर मेरे को क्या करना है, इस Q2 पे Q1 की वजह से कितना फोर्स लग रहा है वो अगर निकालना है F21, तो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं, F21 है ना, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, कोई कांस्टेंट लगा दिया K। अब इस कांस्टेंट की वैल्यू हमको सभी को पता है, कांस्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट की वैल्यू होगी। तो यहां लिखा मैंने Q, यहां लिखा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21 लेना है और उसका स्क्वायर लेना है। देखो यहां 21 है तो यहां भी क्या आएगा 21 आएगा, और इसकी डायरेक्शन बताने के लिए हमारे पास क्या आएगा, एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा, जिसको मैं लिखूंगा R21 उसका कैप, ठीक है। कैप का मतलब क्या है, वो यूनिट वेक्टर है। एंड डायरेक्टली आप या F12 यहां से देखो, F12 की डायरेक्शन इस तरफ है और F21 की डायरेक्शन इस तरफ है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। ये 2 हमको यही तो बता रहा है, 1 एंड 2 क्या बता रहे हैं, उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, ओके। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, F12 इक्वल टू F21 है, लेकिन उसकी डायरेक्शन कैसी अपोजिट है, तो मैं इसको लिखूंगा माइनस, ओके। तो यहां से हमारे पास इस तरीके से क्या हो गया है, कूलम्ब्स लॉ हो गया इन अ वेक्टर फॉर्म। इसी तरीके से अब इसके बाद का जो टॉपिक्स है ये हम नेक्स्ट सेक्शन में लेकर आएंगे। यहां तक आप नोट कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, खुद के नोट्स बनाइएगा, और इसके बाद का पोर्शन में आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। यहां तक आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारे पास जो टॉपिक्स है वो हम ये दिखाएंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो जरा, हम मान लेते हैं कि वी हैव 2 प्रोटॉन, हमारे पास क्या है 2 प्रोटॉन है, वी हैव 2 प्रोटॉन, हमारे पास कितने हैं 2 प्रोटॉन है, और 2 प्रोटॉन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैं बोलूंगा r, और वो रखे हमने 10⁻⁻15 मीटर इतने दूर। अब हमको पता है कि प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पे माय डियर फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि मैंने पहले वाले प्रोटॉन को Q1 नाम दे दिया, और उसके ऊपर जो चार्ज होगा हमारा वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पहले वाले प्रोटॉन पे, एंड सेम चार्ज उस दूसरे वाले प्रोटॉन पे भी होगा, वो होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब हमको मास भी निकालना होगा प्रोटॉन के ऊपर, कितना मास है, तो मैंने यहां लिखा मास ऑफ प्रोटॉन, पहले वाले प्रोटॉन पे जो मास होगा वो सेम होगा 1.67 × 10⁻⁻27 kg, एंड दूसरा वाला जो प्रोटॉन होगा हमारा सेम प्रोटॉन होगा और उसके ऊपर भी 1.67 × 10⁻⁻27 kg इतना मास होगा। अच्छा, अब इसके बाद हम सभी को पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 × 10⁻⁻19, और उसके लिए जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स निकालने की कोशिश करूंगा, तो मैंने यहां लिखा वी कैन कैलकुलेट, तो टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि कूलम्बिक फोर्स कुछ इस तरीके से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू, हमको पता है कि G, अब सॉरी यहां से G नहीं आएगा, 1/4πε0, और यहां चार्जेस Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। और एक बार बाय डिफरेंस 1/4πε0, इसकी भी वैल्यू हम पहले वाले वीडियो में कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/4πε0, इसकी वैल्यू थी 9 × 10⁹ न्यूटन, ठीक है, ये फोर्स के बराबर थी इस तरीके से। इसकी वैल्यू हमने ये कैलकुलेट की थी, तो अब यहां से हम सीधा सब्स्टिट्यूशन कर लेते। Fe इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 9 × 10⁻, पहले वाला वीडियो आप अगर आपने देखा नहीं है तो वो जाके जरूर देख लेना, उसमें हम वो वाली वैल्यू कैलकुलेट कर चुके, 10⁹, एंड यहां से क्या हो जाएगा अगेन Q1 यानी कि चार्ज Q1 पे कितना है वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, अगेन यहां से 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, दोनों पे सेम चार्ज है, एंड डिनोमिनेटर में R का स्क्वायर, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 10⁻⁻15, एंड उसका हो जाएगा स्क्वायर। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी Fe इक्वल टू 2.3 × 10⁻² न्यूटन, ठीक है, इतनी आएगी। अब इसको आप सॉल्व करके देख सकते हो, ये 15 इंटू ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस है, ये दोनों माइनस है, माइनस करके देखना वो कितनी आएगी 10⁻² न्यूटन। तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स हम क्या कर लेते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg लिखा मैंने इसको, और हमको पता है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल G, एंड पहले वाले प्रोटॉन का मास जो होगा उसको मैंने लिखा m1, दूसरे वाले प्रोटॉन का मास है m2, एंड डिवाइड बाय r², ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ यही तो है। तो यहां लिखा मैंने Fg इक्वल टू, G की वैल्यू कहां है देखो जरा, 6.67 × 10⁻, कितनी है यहां से 6.67 × 10⁻11 होगी, यहां से एक करेक्शन कर लेना है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, एंड यहां से m1 की जो वैल्यू होंगी, मास ऑफ प्रोटॉन देखो जरा कितनी है 1.67 × 10⁻, कितनी है -27, अगेन सेम वैल्यू 1.67 × 10⁻⁻27, एंड अगेन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा r का स्क्वायर, r डिस्टेंस दोनों में कितना है 10⁻⁻15, एंड उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। जैसे हम इन सभी को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स Fg की जो वैल्यू निकल कर आएगी, ये आएगी मेरे पास 1.86 × 10⁻34 न्यूटन। ओके, अब ये मेरे पास Fg की भी वैल्यू आ गई और Fa की वैल्यू आ गई, ग्रेविटेशनल फोर्स की भी वैल्यू आ गई और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की भी वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो मेरे पास क्या निकलकर कंक्लूजन क्या निकल कर आता है वो हम इसके आगे देखेंगे, आप यहां तक नोट कर लीजिएगा।
सो देखो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो मैं पहले तो ऊपर लिखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स Fg इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स की वैल्यू है मेरे पास 2.3 इंटू 10 की पावर 2 एंड डिनोमिनेटर में क्या है Fg की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -34 न्यूटन। अब जैसे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास आएगा Fe डिवाइड बाय Fg, तो ये आएगा तकरीबन 1.23 इंटू, अब यहां से 10 की पावर 2 है, ऊपर 10 की पावर 2 है और डिनोमिनेटर का ऊपर चला गया तो वो भी प्लस हो जाएगा एंड उसकी पावर ओवरऑल कितनी हो जाएगी, ओवरऑल उसकी पावर कितनी हो जाएगी, ऊपर है Fe डिवाइड बाय Fg 36 हो जाएगी है ना, 1.23 इंटू 10 की पावर 36। अगर मैं इस 1.23 को अगर नियरली मान लो कि 1 के बराबर, तो ये मेरे पास हो जाएगा Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इक्वल टू वो हो जाएगा 10 की पावर 36 टाइम्स किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, है ना, ये इस तरफ चला गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे हमको ये कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ही स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स से, और वो कितना बड़ा होगा, 10 की पावर प्लस 36, 10 की पावर 36 यानी कि 10 के ऊपर 36 जीरो, इतना बड़ा होगा। इसका मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो बहुत ही बड़ा होगा एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। ठीक है, अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में होता क्या है वो देखो जरा। अब ये स्टेटमेंट्स मैं आपको बाद में समझा देता हूँ क्या कह रहा है स्टेटमेंट्स। सो देखो माय फ्रेंड्स, चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे चार्जेस है, मैंने यहाँ एक कोई चार्जेस है, पहला वाला Q1 है, और यहाँ है मेरे पास दूसरा वाला चार्ज कोई Q2 है, और यहाँ तीसरा चार्ज है Q3 एंड यहाँ चौथा चार्ज है Q4, और ऐसे मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस है, और ये आपस में कुछ इसका इंटरेक्शन होगा, 100% इंटरेक्शन होगा। सो सबसे पहले तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, इस Q1 चार्ज पे इस Q2 चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, और ये चार्जेस कैसे सेम है, मान के चलते कि सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस है, और इस Q1 चार्ज पे इस Q2 चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, है ना। और ये जो Q1 चार्ज पे लगने वाला फोर्स Q1 चार्ज पे Q2 की वजह से लगने वाला फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ओके, और इसके वो वेक्टर होगा आल्सो। सिमिलरली उसी तरीके से इस Q1 चार्ज पे Q3 चार्ज की वजह से कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा, तो मैं उसको इस तरीके से दिखाना चाहूंगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, और ये हमेशा किसका वेक्टर होगा। तो सिमिलरली इस Q4 चार्ज जो Q1 पे इस Q4 की वजह से भी कुछ ना कुछ तो चार्ज लग रहा होगा, क्या मैं उसकी डायरेक्शन इस तरीके से इस डायरेक्शन में दिखा सकता हूं, और यहां क्या लिखूंगा मैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4, ओके, और ये हमेशा वेक्टर होगा। तो इसकी वजह से जो इंटरेक्शन हो रहा होगा और इस Q1 पे जो भी फोर्स लग रहा होगा वो हमेशा इसकी वेक्टर सम होगी। ठीक है, तो वही हमने बात लिखी, देखो जरा आप पढ़ते ही समझ जाओगे। व्हेन द नंबर ऑफ चार्जेस आर इंटरैक्टिंग, ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस है जो कि इंटरैक्ट कर रहे, द रिजल्टेंट फोर्स, इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स लग रहा होगा वो कितना होगा, ऑन अ पर्टिकुलर चार्ज इज द वेक्टर सम। ठीक है, क्या होगा वो, वेक्टर सम ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्ज। उसको अगर मैं लिखना चाहूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, देखो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले तो F1 पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, F1 पे फोर्स लग रहा है, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये सारे फोर्स लग रहे हैं हमारे पास। ऐसे मान के चलते कि हमारे पास कितने n पार्टिकल है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, पहला तो है 1 2, ठीक है, वेक्टर, अगेन F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर, एंड ऐसा क्या रहेगा, चलता रहेगा। अगर मैं इस F12 की वैल्यू निकालना चाहूं, अभी हमने क्या पढ़ा था, जो वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि वो मैं यहां लिखना चाहूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट। अब यहां क्या लिखूंगा मैं, Q1 Q2, ठीक है, एंड यहां जो R12 है तो यहां क्या हो जाएगा, R12 का स्क्वायर, एंड यहां मैग्नीट्यूड, यहां क्या आ जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा R12 का। इसी तरीके से F13 के ऊपर कितना चार्ज लग रहा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर्स लग रहा होगा, कांस्टेंट वैल्यू है Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड यहां आ जाएगा R13 का यूनिट वेक्टर। इसी तरीके से F14, और ये क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां हो जाएगा मेरे पास Q1
Q4 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा R14 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, एंड R14 का यहां क्या आ जाएगा यूनिट वेक्टर। अब इसको हमको सम करना है तो ये सारी वैल्यूज उठा के ऊपर वाले इक्वेशन में हमको पुट करनी पड़ेगी। तो ये मेरे पास आएगा F1 इक्वल टू वो कितना आएगा माय डियर फ्रेंड्स, इसकी जगह पे पुट कर देंगे ये वाली वैल्यू। अब आप एक बात ध्यान से देखना कि सभी में क्या है, ये वाला पोर्शन सेम है, तो क्या मैं उसको बाहर ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। तो जैसे मैं उसको कॉमन लूंगा और इस पे एक्चुअल में लगने वाला फोर्स अगर निकालूं तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट के अंदर पहला वाला ये पोर्शन आएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय R12 का वो स्क्वायर, एंड यहां क्या हो जाएगा R12 का यूनिट वेक्टर, एंड प्लस Q1 Q3 डिवाइड बाय R13 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड R13 का यूनिट वेक्टर, एंड ये प्लस एंड सो ऑन इस तरीके से चलता रहेगा। ओके, आई होप कि ये समझ में आ रहा है कि आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है। सो इसके बाद का जो छोटा सा पोर्शन बचा है मैं थोड़ा सा ऊपर का मिटा के कंटिन्यू कर लेता हूं, अब यहां तक नोट कर लीजिए। ओके, सो देखो यहां मेरे पास जो यूनिट वेक्टर है वो कौन कौन से, R12 कैप, R13 कैप, R14 कैप, ये जो मेरे पास क्या है यूनिट वेक्टर है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास जो F टेस्ट है, ठीक है, टेस्ट फोर्स की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सारे के सारे फोर्स को हमको ऐड कर देना पड़ेगा, F1 प्लस F2 प्लस एंड F3 वेक्टर प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से हमारे पास n फोर्सेस है। तो क्या मैं इसको समेशन के फॉर्म में लिख सकता हूं क्या, F टेस्ट इक्वल टू टेस्ट फोर्स इक्वल टू, यहां लिखा मैंने समेशन ओवर n इक्वल टू 1 से लेकर कैपिटल N, और यहां लिखा मैंने सिंपल Fn। ओके, अगर n की जगह पे 1 पुट करूंगा तो पहला आ जाएगा, n की जगह पे 2 पुट करूंगा तो दूसरा आ जाएगा, और ऐसे करते करते n पुट करेंगे तो ये तीसरा आ जाएगा Fn वेक्टर। अब क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, इस Fn की जो वैल्यू होती है हमारे पास, ये जो Fn की वैल्यू होती है Fn वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां मैंने लिखा Q नॉट, एंड यहां Q नॉट यानी कि क्या है, टेस्ट चार्ज। Q नॉट क्या है हमारे पास, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, एंड यहां ऐसे कितने चार्जेस है हमारे पास, n चार्जेस है, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा R नॉट n उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर एंड R नॉट n का यूनिट वेक्टर। ओके, वो वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये मेरे पास आएगा F टेस्ट इक्वल टू, यहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है जिसको मैं समेशन के बाहर लेना चाहूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या समेशन ओवर n इक्वल टू 1 से लेकर n तक। इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर देखो Q नॉट Qn डिवाइड बाय R नॉट n का स्क्वायर, और यहां क्या लिखा मैंने R नॉट n का यूनिट वेक्टर। अब ये मेरे पास आ गया F टेस्ट टोटल फोर्स आ गया, और यहां मेरे पास जो R नॉट n यूनिट वेक्टर है वो क्या है, यूनिट वेक्टर होगा, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो Q1 फोर्स से लेकर Q नॉट की तरफ होगी। Q नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज की तरफ होगी। अब इस तरीके से हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्कस कर लेते। अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, बचा हुआ काम में आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ई वेक्टर से हम इस तरीके से दिखा देते हैं, और ई वेक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा डायरेक्शन होती है। सो देखो माय फ्रेंड्स, हमने मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक चार्ज है जो कि कैपिटल Q चार्ज है, और इसके अराउंड एक कुछ ना कुछ ऐसे फील्ड बन रही होगी इसकी। इसका मतलब क्या है, जैसे दूसरा कोई चार्ज, कोई टेस्ट चार्ज इसके फील्ड के अंदर आने की कोशिश करेगा तभी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसको इसके ऊपर मान लिया कि कोई पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा जो हमारा नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल मैंने इसके नजदीक लाने की कोशिश की। जब पार्टिकल इस फील्ड के इस वाले एरिया के बाहर था तब उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा करेगा वो पार्टिकल, उसके ऊपर कोई किसी भी तरह का फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले इसकी रेंज में आ जाएगा, इसकी फील्ड में आने की कोशिश करेगा, तभी उसके ऊपर कुछ ना कुछ कूलम्बिक फोर्स लग रहा होगा। तो उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, या उसी ये जो रीजन है इसी को क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, फील्ड का मतलब उसका जो एरिया होगा, जैसे इस एरिया के अंदर कोई पार्टिकल आएगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वही हमने स्टेटमेंट में कुछ यह बातें लिखी है, देखो जरा, स्पेस अराउंड अ चार्ज Q, इसके अराउंड का जो स्पेस है Q चार्ज के अराउंड गेट मॉडिफाइड व्हेन टेस्ट चार्ज इज प्लेस इन दिस रीजन एक्सपीरियंस सम फोर्सेस। जैसे मैं कोई टेस्ट चार्ज इसके अंदर प्लेस करूंगा तो वो क्या करेगा, वो कुछ ना कुछ तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, द रीजन अराउंड अ चार्ज ऑब्जेक्ट इन दिस कूलम फोर्स इज एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्ज इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रिक फील्ड।
ओके, अब मैं क्या करूंगा, देखो जरा, हमने मान लिया कि यहां कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q। अब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने मान लिया R। अगर मैं यहां कूलम्बिक फोर्स की बात करूं तो वो कूलम्बिक फोर्स मेरे पास कुछ इस तरीके से होगा, F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, एंड यहां कैपिटल इन दोनों के बीच का चार्ज का प्रोडक्ट, यहां मैंने लिखा कैपिटल Q, यहां लिखा Q डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो R है उसका R का स्क्वायर, मॉड ऑफ R का स्क्वायर, एंड यहां क्या लिखूंगा मैं, यूनिट वेक्टर, जो कि हमको डायरेक्शन बताएगा। अच्छा, अब इसको मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देना चाहूंगा, और मैथमेटिकली जो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां हमने वही बातें लिखी कि मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ओके, बढ़िया है यहां तक। इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड दे दूं। आप क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू है इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड ये काम मैं बचा हुआ काम थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेता हूं, अब यहां तक नोट कर लीजिएगा। ओके, सो देखो, हमने इक्वेशन 1 एंड 2 तक हम पहुंच चुके थे। अब इसके हम आगे क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E वेक्टर इक्वल टू, इसमें F की जगह पे ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो 1/Q तो मेरे पास साइड में एज इट इज रहेगा, एंड इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इस फोर्स की जगह पे ये वाली वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ऊपर है कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाय मॉड ऑफ R का स्क्वायर इनटू R यूनिट वेक्टर। ओके, यहां से ये स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये मेरे पास आ गया E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या है कैपिटल Q डिवाइड बाय R का स्क्वायर, और यह है यूनिट वेक्टर R। ठीक है, अगर इसके मैग्नीट्यूड की, ओनली मैग्नीट्यूड की बात की जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, तो E वेक्टर इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आएगा चार्ज Q डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला फॉर्मूला होगा, और ये Q क्या है, ये सेंटर वाला चार्ज है, और ये वाली उसकी क्या है, फील्ड है। ठीक है, इसके SI यूनिट की बात की जाए, SI यूनिट क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा मेरे पास कुछ इस तरीके से। देखो, ऊपर क्या है, फोर्स है जो कि न्यूटन में दिखाई जाएगी, और नीचे क्या है, चार्ज है जो कि कूलम में दिखाया जाएगा। इसका मतलब इसका ये SI यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। ओके, या इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि NC इनवर्स। ओके, तो ये उसका क्या हो गया, SI यूनिट हो गया। इसके डायमेंशन की बात की जाए तो डायमेंशन क्या हो जाएगी इसके, देखो जरा, डायमेंशन उसके हो जाएंगे मेरे हिसाब से और तुम्हारे हिसाब से भी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो ये मिटा दो, दो इक्वेशन पहले ही लिख चुके हैं हम। सो देखो माय फ्रेंड्स, फोर्स के डायमेंशन हम सभी को पता है क्या होते हैं फोर्स के डायमेंशन, तो वो होते हैं मास m1 L1 m1 L1 t की पावर -2, एंड डिनोमिनेटर में अब ये चार्ज क्या होता है भैया, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो यहां से Q इक्वल टू I इंटू टी बोल सकता हूं क्या मैं, तो I क्या है, करंट, उसका डायमेंशन 1 I1, एंड T का जो डायमेंशन होगा वो T1 होगा, तो उसके डायमेंशन मेरे पास आ गए I1 डिवाइड बाय T1। तो जैसे ये ऊपर चला जाएगा तो ये मेरे पास हो जाएगा m1 L1, एंड ऊपर चला गया तो -I1 हो जाएगा, एंड T की पावर क्या हो जाएगी, -2। तो ये क्या हो गए, इसके डायमेंशन हो गए, किसके डायमेंशन हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहां तक आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा बचा हुआ काम है, मैं आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो माय फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इन अ मटेरियल मीडियम। इसमें क्या होता है, देखो जरा समझा देते हैं। हमने मान लिया कि मेरे पास कोई एक चार्ज है, पहला वाला चार्ज Q है, और दूसरा एक चार्ज है मेरे पास टेस्ट चार्ज, मैंने उसको बोला Q2, एंड उन दोनों का हमने सेपरेट कर दिया R डिस्टेंस से। ओके, एंड ये जो है हमने किसी मटेरियल मीडियम में प्लेस कर दिया। ठीक है, ये हमने क्या किया, किसी मटेरियल मीडियम में प्लेस कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, उसकी इंटेंसिटी निकालेंगे, मटेरियल मीडियम में प्लेस कर दिया। अब और एक इंपॉर्टेंट बात, यहां इन दोनों के लिए जो हमारे पास डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वो क्या होगा, K होगा, या उसी को हम क्या बोलते हैं, ER, है ना, रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। और वो किस तरीके से रेशियो होता है, एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि K इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहां से एप्सिलॉन की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट। ओके, इस तरीके से। अब यहां मेरे पास जो Q नॉट है वो क्या है हमारे फ्रेंड्स, वो Q नॉट है टेस्ट चार्ज। ठीक है, वो क्या है हमारे पास,
टेस्ट चार्ज। अब यहाँ मैं कूलम्बिक फोर्स की बात करूं तो ये मेरे पास फोर्स हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई, और यहाँ एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन यहाँ मेरे पास एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी इन अ मीडियम, परमिटिविटी इन अ मीडियम। और वैक्यूम के लिए हम क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्या है मेरे पास, पहले वाले पे क्यू, दूसरा है क्यू नॉट एंड डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैग्नीट्यूड ऑफ आर स्क्वायर। और इस डायरेक्शन बताने के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, आर का यूनिट वेक्टर, जो कि हमको बताएगा कि फोर्स की डायरेक्शन कहां से कहां होगी। ओके, अब उसके बाद है एप्सिलॉन नॉट की यहां से वैल्यू पुट अप की जाएगी। तो जैसे मैं एफ वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा तो वो मेरे पास आ जाएगी 1/4 पाई। एप्सिलॉन की जगह पे क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट इनटू यहां लिखा मैंने क्यू नॉट आर वेक्टर, आर यूनिट वेक्टर डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, यहां से कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। तो ये मेरे पास, अगर मैं इसकी, ये मेरे पास क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म में आ गया। मैं सिर्फ इसको स्केलर फॉर्म की बात करूं या इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड उसके बाद सॉरी के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट ऊपर हो जाएगा क्यू डिवाइड बाय क्यू नॉट एंड डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर। ओके, ये मेरे पास आ गया, फोर्स आ गया। अब माय डियर फ्रेंड्स हमको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डेफिनेशन क्या होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो उसकी डेफिनेशन अभी हम पढ़ चुके, वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज ले लेता हूं मैं, टेस्ट चार्ज। अब एफ की वैल्यू ऊपर वाले इक्वेशन से हम पुट करेंगे तो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट, यहां लिखा मैंने क्यू नॉट डिवाइड बाय आर स्क्वायर। एंड यहाँ क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, हम की सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं इसीलिए हमने यहाँ वेक्टर नहीं लगाया है। एंड इनटू ये 1/क्यू नॉट हो जाएगा, यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आ गया क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यहाँ मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं, अगर यहाँ वेक्टर आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से। सो माय डियर फ्रेंड्स, इन दो इक्वेशन से हमको क्या कंक्लूजन निकलकर सामने आ रहा है, देखो जरा, ये जो मेरा ये वाला इक्वेशन है, ठीक है, ये फोर्स वाला इक्वेशन एंड दूसरा क्या है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इक्वेशन। इन दोनों से हमको ये पता चल रहा है कि जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर को, और इस इक्वेशन से देखो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर को। इसका मतलब उस चार्ज पॉइंट से जैसा जैसा आप दूर जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होती जाएगी एंड ऑल्सो फोर्स भी कम लगता जाएगा। तो इससे हमको ये कंक्लूजन निकल कर आता है। एंड साथ में हम क्या करेंगे, इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे जो कि हमको बताएगा कि डिस्टेंस वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड और क्या बोल सकते हैं उसको, फोर्स। तो उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब यहां तक नोट कर लीजिएगा, जो बचा हुआ काम है मैं ग्राफ का थोड़ा सा आगे कंटिन्यू कर लेता हूं। सो देखो, अगर इसके ग्राफ की बात की जाए तो ये मेरे पास ग्राफ यह हो जाएगा, मैंने यहां लिखा आर और यहां क्या लिखूंगा, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे माय डियर फ्रेंड्स, जैसे फोर्स बढ़ेगा या डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे फोर्स कम हो जाएगा, या डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। ओके, तो ये उसका क्या हो गया, ग्राफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। ठीक है, तो यहां तक आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। जो भी बचे हुए पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। एंड इससे पहले के जो टॉपिक्स हो चुके हैं तो वो वाले वीडियोस मैं आपको देखने की रिक्वेस्ट करूंगा। एंड इसी वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।